हो गई। ये फैंस आरसीबी की जीत के सेलिब्रेशन में शामिल होने आए थे। बताया गया है कि लाखों फैंस स्टेडियम के बाहर जुट गए, जिसके बाद ये भगदड़ी मची। अजीब बात यह रही कि भगदड़ के बावजूद स्टेडियम के अंदर सेलिब्रेशन हुआ और तमाम खिलाड़ियों के साथ उसमें दिग्गज राजनेता भी शामिल हुए। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर दिखी इन तस्वीरों ने पूरे देश को परेशान किया। खुशियों का मौका कब गम और मातम में बदल गया पता ही नहीं चला। लेकिन उसी चिन्नास्वामी के अंदर दिखी इन तस्वीरों ने हमें हैरान कर दिया, हमारी संवेदनाओं पर सवाल खड़े कर गया। अपनों की ही वेदनाओं से हमारी बढ़ती विरक्ति का राज फाश कर गया। बाहर जो अनर्थ हो चुका था उसके बाद अंदर ये होना चाहिए था नहीं, शायद इस पर दो राय होगी, लेकिन अंदर वही होता रहा जो पहले से तय था, और तय था आईपीएल में एक टीम की जीत का सेलिब्रेशन। स्टेडियम के बाहर ये वही लोग थे जो आपकी एक झलक पाने आए थे। ये वही लोग थे जिन्होंने बीती ही रात आपके लिए रत जगे किए थे। ये वही लोग थे जो कल ही आपकी जीत के लिए एक प्रार्थना, दुआ और अरदास कर रहे थे। ये वही लोग थे जो आपकी एक एक अदा के कायल थे, आपके दीवाने थे। कानू ने पता नहीं कितनी बार सुना होगा कि हम फैंस के लिए जीतना चाहते हैं, फैंस ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, फैंस के सपोर्ट के लिए शुक्रिया, शुक्रिया और शुक्रिया। चिन्नास्वामी के बाहर भी वही फैंस थे। उन फैंस में से 11 की जान चली गई। उन्हीं फैंस में कई घायल अस्पताल में हैं। उन्हीं फैंस के परिवारों में आज मातम है। फिर से वही सवाल है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम से बाहर जो हुआ उसके बाद अंदर ये सब होना चाहिए था या नहीं। कहते हैं कि खेल का वजूद फैंस से ही है, तो फैंस के वजूद को रौंद डालने वाली भगदड़ के बाद ये मेला क्यों, सेलिब्रेशन करने का उतावलापन क्यों है? उनकी जान चली गई, उन बदनसीबों को क्या पता। लेकिन उनकी जान जाने के बाद अगर अंदर ये नहीं होता तो यकीनन भरोसा होता कि हम फैंस का भी वजूद है। खेल की चमक दमक में हम गुम नहीं हैं, हम सिर्फ उस चमक दमक को और बढ़ाते जाने के टूल्स नहीं हैं। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शिलोंग से 14वें दिन ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का शव इंदौर पहुंचा। शव के पहुंचते ही लोगों की आंखें नम हो गईं। शव पहुंचने के बाद राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजा के अंतिम संस्कार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी का अब तक पता नहीं चल पाया है। इंदौर का ये कपल मेघालय में हनीमून मनाने के लिए गया हुआ था, जहां से दोनों गायब हो गए थे। 11 दिन बाद राजा का शव मिला था, जबकि उनकी पत्नी का अब तक कोई पता नहीं। घटना पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, हिंदुस्तान जानता है, और वर्ल्ड लेवल पे घटना के बारे में पूरे देश में प्रचारित किया जा रहा है। एक ऐसा स्टेट जहां का पर्यटन बहुत स्ट्रांग था, वहाँ सुरक्षा के कोई साधन ही नहीं, वहाँ के लोग जिम्मेदार ही नहीं है। वहाँ के पर्यटन मंत्री इस तरह का बयान देते हैं कि 2 लोगों के मर जाने के बाद हमारी सरकार को बदनाम न करें, हमारे पर्यटन को बदनाम करें। अगर आप पर्यटन चाहते हैं, आप अगर टूरिज्म डेवलपमेंट चाहते हैं, टूरिज्म इकोनॉमी चाहते हैं, तो आपकी टोपोग्राफी जो डिफरेंट है, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा कठिन समय है, कठिन दौर है, चेरा पूंजी है, सघन बरसाती मौसम है, लेकिन अगर कोई गायब हो गया है, दोनों बच्चों के लिए खोज नहीं की जा सकती थी इस हिंदुस्तान के टेक्नोलॉजी के थ्रू। वहीं मेघालय में इंदौर कपल केस की जांच जारी है। मौके से एसआईटी ने रेनकोट रिकवर किया है। एसआईटी के मुताबिक रेनकोट पर कुछ धब्बे दिखाई दिए हैं। रेनकोट पर धब्बे खून के हैं या नहीं, इसकी जांच चल रही है। रेनकोट सोनम का है या नहीं, इस बात की भी जांच हो रही है। एसआईटी ने बताया कि बारिश की वजह से जांच अभियान में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर के राजा की डेड बॉडी मिलने के बाद परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। राजा के परिवार का पूरी तरह से मानना है कि यह हत्या का मामला है। वहीं सोनम को लेकर आशंका और बढ़ गई है। इस बीच हत्या वाली लोकेशन पर सोनम की नए सिरे से छानबीन की भी जा रही है। पुलिस का कहना है कि राजा की हत्या की जांच कई एंगल से एक साथ की जा रही है। ये एक हताश और वक्त के आगे हारे परिवार की आखिरी गुहार है। न्याय पाने का अंतिम प्रयास है। अपनी पीढ़ा की तरफ ध्यान खींचने की छोटी सी कोशिश है। राजा और सोनम रघुवंशी की तस्वीरों के साथ नाउमीदी में झूलता ये बैनर बहुत कुछ कह रहा है, अपने ऊपर दर्ज शब्दों के जरिए भी और आसपास पसरे मातम की शक्ल में भी। परिवार ने घर पर ये बैनर लगा रखा है, जिस पर लिखा है, केंद्र और राज्य सरकार से पुकार है, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया, सीबीआई से जांच कराई जाए। राजा के बुजुर्ग पिता के लिए जैसे सब कुछ
खत्म हो चुका है। बेटा चला गया, बहू का कुछ पता नहीं। अब बस न्याय मिल जाए तो शायद कुछ तसल्ली मिले। राजा आपका लाडला था, वही अब आप सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं? सरकार से ये मैं बोलूँगा कि मेरे बच्चे नक्सलियों ने मार डाला और वो पर्यटक के नाम पर धब्बा है। आपने ये भी मांग की थी कि राजा और सोनम सीबीआई वहाँ लगा, इतनी सीबीआई लगा कि मेरी बहू भी ढूंढ कर वापस गए। वहाँ पर आपने गुहार भी लगाई थी, बहुत दिनों से आप बोल रहे थे कि स्पेशल फोर्सेस वहाँ पर लगाई जाए ताकि बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। वही अब आपकी सरकार से क्या गुहार है? अब सोनम लापता है, सोनम का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। सोना का अभी पता नहीं चला। सोनम को वहाँ जंगलों में वहाँ पे लगता मार के भी फेंक दिया गई। आप जल्द से जल्द मेरे बच्चों को ढूंढने की सीबीआई भेजें, कड़ी से कड़ी वहाँ पर जांच हो। राजा के भाई को लगता है कि समय पर कार्रवाई शुरू होती तो शायद आज उनका भाई उनके बीच होता। मेरी सरकार से जो पहले गुहार थी कि सेना दी जाए, मेरे को सरकार ने सेना नहीं दी, तो आज 10 दिन बाद मेरे भाई की बॉडी मिली है। यदि वो सेना उस टाइम मेरी मांग को कभी एक्सेप्ट करते हैं तो आज शायद मेरा भाई जिंदा होता। अब वो तो नहीं रहा, लेकिन मैं चाहता कि जो भाई के साथ अन्याय हुआ है तो मुझे सीबीआई दी जाए। मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मेरी एक ही मांग है कि मुझे सीबीआई दी जाए। परिवार ही नहीं, हर कोई गमजदा है। जिस तरह से घटना घटी उसे कोई भी सामान्य अपराध नहीं मानता। तो ये जो घटनाक्रम हुआ है इसको देख करके तो यही लग रहा है कि ये क्राइम किया हुआ है और बहुत खतरनाक क्राइम किया हुआ है और एक नारियल काटने वाला हथियार भी मिला है पास में। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रॉपर सामने आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि उससे हथियार से हमला हुआ था या किसी और चीज़ से उन्होंने किया था। तो ये कोई भी हथियार वहाँ पर ऐसे छोड़ के जाएगा नहीं, वो तो क्राइम सीन क्रिएट किया हुआ है मिल करके हम लोग। जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि हर एंगल से जांच की जा रही है क्योंकि किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मुमकिन है कि यह हत्या लूटपाट के दौरान की गई हो, किसी विवाद के बाद भी हत्या हो सकती है, या संभव है कि किसी तरह की नफरत की वजह से ये सब हुआ। मौके से किसी महिला की सफेद शर्ट, मोबाइल का टूटा हुआ स्क्रीन और कुछ दवाओं की स्ट्रिप मिली। राजा की घड़ी कलाई पर ही बंधी थी, जबकि वॉलेट, सोने की चेन, रिंग और मोबाइल फोन गायब था। मेघालय में क्या हुआ नहीं पता, शायद सोनम कुछ बता पाती, लेकिन पति की डेड बॉडी मिलने के बाद सोनम को लेकर भी बेचैनी और चिंता बढ़ रही है। जांच में जुटे लोग सोनम तक जितनी जल्दी पहुंचे, इसी से इस जघन्य केस से पर्दा उठ सकेगा, क्योंकि हर नया दिन एक नई नाउमीदी लेकर आ रहा है। एनडीटीवी के इंदौर से तनुश्री की रिपोर्ट। भोपाल में छात्राओं के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में बड़े लेन देन करने वालों को आइडेंटिफाई किया है और जल्द ही इस मामले में पुलिस इससे जुड़े लोगों से पूछताछ कर सकती है। भोपाल में छात्राओं से गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस सबूत की कड़ियों को जोड़ने में लगी है ताकि इन गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, और इस कड़ी में पुलिस को सफलता भी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में बड़े लेन देन करने वालों को आइडेंटिफाई कर लिया है और जल्द ही पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है। अशोका गार्डन थाने के टीआई हेमंत श्रीवास्तव की माने तो मुख्य आरोपी फरहान के बैंक डिटेल की जाँच जारी है। साथ ही 5000 से ज्यादा लेन देन की जानकारी बैंक से मांगी गई है। 5 आरोपी प्रकरण में पीआर पर लिए गए हैं और पीआर पर जो मेडिकल से रिलेटेड और वाहन से रिलेटेड और इनके जो डोजियर फॉर्म्स हमें तैयार करना थे वो अभी पिछले समय नहीं हो पाए थे, तो इसलिए उनका पीआर लिया गया था। साथ ही जो बैंक डिटेल उनके लिए गए हैं उनका भी विश्लेषण किया जा रहा है। सीडीआर पर भी काम चल रहा है और जैसे भी तथ्य प्रकाश में आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। जी सर, ऐसा कहा जा रहा है कि 40-50 हज़ार से ज़्यादा बड़े ट्रांजैक्शन जो होते थे उसे पुलिस ने अब देखा है। पिछले काफ़ी समय से चल रही थी ये, ताकि फंडिंग की जो दिशा है उसमें भी काम हो सके। अभी एक जानकारी मोटे तौर पर बैंक से ये मांगी गई है कि 5,000 रुपये से ऊपर के जितने भी क्रेडिट हुए हैं, वो जितने डेबिट हुए हैं, उनकी जानकारी हम लोग अभी ले रहे हैं।
वहीं दूसरे आरोपी अली के घर के बाहर खड़ी उस गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिस गाड़ी का इस्तेमाल अली लड़कियों को ले जाने और ले आने के लिए किया करता था। सर, पूछताछ में जब कड़ियां हाथ लगी तो एक ये मामला सामने आया अली के घर पर खड़ी गाड़ी से रिलेटेड, जिसके बाद आप लोगों ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया। हाँ, प्रकरण में वाहन को जब्त किया गया है और उसको जब्त करने के बाद आरोपियों को आज पीआर पर वापस भी भेज दिया गया है। जी सर, ऐसा भी कहा जा रहा है उस गाड़ी से वो लड़कियों को, युवतियों को लाना ले जाने का काम करता था। वाहन का इस्तेमाल तो आने जाने के लिए ही किया जाता है और आरोपी ने इस बात को बताया है कि वो जिस वाहन से युवती को लेकर जाता था वो वाहन उसके घर पर है, जिसे जब्त किया गया। पुलिस इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि छठा आरोपी अबरार अब तक फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस बिहार और बंगाल में छापेमारी कर लौट चुकी है। अबरार की तलाश के लिए जल्द ही दूसरी टीम रवाना करने के लिए पुलिस तैयारी कर रही है। एक बड़ी टीम आरोपी को तलाश के लिए बिहार गई थी, कलकत्ता भी गई थी, लेकिन आरोपी अपने घर पर नहीं मिला है। आरोपी के और जो मिलने के संभावित ठिकाने हैं उन स्थानों पर एक बार पुनः टीम रवाना होगी। सर, किस तरह से उनसे पूछताछ जब की गई तो उन्होंने अपने अपने गुनाह भी कबूले हैं, जिसको लेकर पुलिस अब और पुख्ता तरह से काम कर रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनको विवेचना में शामिल किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी फरहान, अली, साहिल, साद और नबील को 2 दिन की रिमांड पर लिया है, जबकि छठा आरोपी अबरार अभी भी फरार है। पुलिस जल्द से जल्द अबरार को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। अगर अबरार की गिरफ्तारी होती है तो इस कांड में शामिल और कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। महिला आयोग की टीम भोपाल पहुंची थी तो उन्होंने भी यहां पर जांच की थी और रिपोर्ट में ये कहा था कि इसमें कहीं ना कहीं फंडिंग का मामला जुड़ा है, जिसके बाद से पिछले 2 हफ्तों से पुलिस इस पूरे मामले में जुड़ी हुई थी और ये कोशिश कर रही थी निकालने की कि आखिरकार इस तरह के बड़े लेन देन करता कौन था। अब इन चिन्हित लोगों से पूछताछ की जाएगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार इतने बड़े ट्रांजैक्शन इन छात्रों के साथ जो आरोपी हैं क्यों किए जाते थे। इतना ही नहीं, जो छठा आरोपी है उसे भी लगातार पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अबरार अभी भी फरार है। हालांकि पुलिस का कहना है जल्द ही एक टीम राज्य के बाहर रवाना करेंगे जो उसे पकड़ने में कामयाब हो सकती है। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। ग्वालियर में लालच करना एक ठेकेदार को इतना भारी पड़ गया कि बेचारा सब कुछ गंवाकर सड़क पर आ गया। जब 90 लाख रुपए हवा हो गए तब पुलिस के पास पहुंचा और इंसाफ की गुहार लगाई। क्या है यह मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं लालच बुरी बला है। ये खबर उन लोगों के लिए है जो बगैर कुछ किए पल भर में अमीर बनने का सपना देखते हैं और जब तक आंख खुलती है तब तक सब कुछ लुट चुका होता है। कुछ ऐसा ही हुआ ग्वालियर के एक ठेकेदार के साथ, जिसको साइबर ठगों ने अपने जाल में फांसकर 90 लाख रुपए ठग लिए। दरअसल साइबर ठगों ने ठेकेदार को शेयर बाजार में पैसा लगाने का लालच दिया। ठेकेदार साइबर ठगों के झांसे में आ गया। पैसे देने के लिए ठेकेदार ने अपनी जमीन तक बेच दी और जब तक ठेकेदार को साइबर ठगों के हाथों शिकार होने का एहसास हुआ तब तक ठेकेदार के पैरों से जमीन खिसक चुकी थी। एक आवेदक हैं संजय सिंह चौहान, उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया गया साइबर फ्रॉड का। उनको शेयर बाजार में प्रॉफिट के नाम पर उनसे 90 लाख रुपए साइबर फ्रॉडिस्ट ने फ्रॉड किया। इस संबंध में उन्होंने आवेदन दिया। उनके आवेदन को जो है साइबर क्राइम द्वारा जांच की जा रही है। जांच पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल ग्वालियर के दीनदयाल नगर के रहने वाले ठेकेदार संजय सिंह चौहान की मां का कुछ समय पहले निधन हो गया था। इसके बाद से वो परेशान रहने लगे। समय गुजारने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। इसी दौरान उन्हें शेयर बाजार में मुनाफे का वीडियो नजर आया। उन्होंने ये वीडियो देखा, फिर इसी तरह के और भी वीडियो अपने आप सामने आने लगे। इन्होंने उसमें रुचि दिखाई। फिर एक वीडियो में शेयर बाजार में निवेश के लिए हिन नाम की कंपनी का नाम दिखा। इसमें दिए गए नंबरों पर ठेकेदार ने संपर्क किया। तब इन्हें निवेश के तरीके बताए गए। उनसे अलग अलग किस्त में 40 लाख रुपए ले लिए गए। जब ये पैसा डूब गया तो इसे निकालने के लिए ठगों के बताए खातों में और रुपए डालते गए। इस तरह ठगों ने ठेकेदार से 90 लाख रुपए हड़प लिए। जब पूरा पैसा डूब गया तब ठेकेदार ने साइबर सेल में शिकायत की। इसकी जांच साइबर सेल ने शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये है, आखिर सरकारी जागरूकता के बावजूद भी क्यों इन जालसाजों के फेर में फंसकर लोग अपनी गाढ़ी कमाई लुटा देते हैं?
ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देव शिमाली की रिपोर्ट। छतरपुर में एक ठेकेदार की मनमानी किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही है। ठेकेदार बगैर किसानों से पूछे उनकी जमीन खोद रहा है, जिससे किसान न सिर्फ परेशान है बल्कि दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। क्या है यह मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कभी ये समतल और उपजाऊ जमीन अब गड्ढों में तब्दील है और इन सब के लिए किसान नहीं बल्कि रेलवे का एक ठेकेदार जिम्मेदार है। रोता बिलखता ये किसान रातों रात गड्ढे में तब्दील अपनी उपजाऊ जमीन को निहार रहा है और अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दरअसल धमना गांव से गुजराहो होते हुए सिंगरौली के लिए रेल लाइन डाली जा रही है। इस लाइन पर मिट्टी डालने के लिए रात के अंधेरे में ठेकेदार ने बिना किसान से पूछे उसकी जमीन खोद दी और मिट्टी ट्रक से उठा ले गए। क्या हो गया, ये हो गया कि मोरी जगह खोददारी सगली। हाँ, किने खोददारी? ठेकेदार ने। हाँ, ये आपने रोका नहीं इसको? रोका है। क्या कह रहा? काय है रातन के चलाई न सु। हाँ, रातन के ले गए, अब मैं रात के रहो नहीं। हाँ, तो मना नहीं किया? अब मना खूब करी, जंपल बंद कर दे जो के हो लो मुँह पे के जंपल बंद करिए नहीं। हाँ, हम जो चाहते हैं कि हमारी जगह सही करके दिए। ये मामला सिर्फ एक किसान तक सीमित नहीं है। गांव के दूसरे लोगों ने भी बताया कि ठेकेदार ने बड़ी मात्रा में शासकीय भूमि पर भी अवैध खनन किया। मिट्टी ले जाने के लिए रात के अंधेरे में ट्रकों का काफिला चलता रहा और प्रशासन की आंखें बंद रहीं। ठेकेदारों ने जबरन जमीन खोद दी है इधर पे। हाँ, इसलिए उन्होंने खेती की जमीन बर्बाद कर दी पूरी। तो ठेकेदारों ने किस चीज के लिए लिया? ये खजुराहो टू सिंगरौली जो रेलवे लाइन डल रही है उसके लिए इनने खुदाई कर दी। इधर प्लेन नहीं होगा तो प्लेन तो उनको करके देना चाहिए, कम से कम नहीं है तो जितनी जमीन बची उतना अपना खेती बाड़ी अपना गुजर बसर तो कर ही सकते हैं। गरीब आदमी है वो, अब पूरी खेती की जमीन पूरी बर्बाद कर दी उन्होंने। सरकार तो किसानों को लेकर गंभीर रहते हैं और किसानों के साथ ही अन्याय हो रहा है। सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाना जरूर चाहिए, इसके बारे में बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए इस बात को। हालांकि उस जमीन खेती की तो बर्बाद करी, बाकी शासकीय जमीन भी खोद दी। शासकीय जमीन पे भी खुदाई कर ली इन्होंने। जब राजनगर के नायब तहसीलदार प्रतीक रजक से इस मसले पर बात की गई तो उन्होंने जानकारी मिलने की बात तो कही, लेकिन जांच के बाद कार्रवाई का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। इसके संबंध में हमने अलका पटवारी को सूचित किया है कि वो इस संबंध में जांच करें और जो भी ऐसा कह रहे हैं कि हमारे कार्यालय से अनुमति ली गई उसे दस्तावेज प्रस्तुत करें, इसके लिए निर्देशित किया है। जैसे ही जांच आती है हम उसके बारे में आपको अवगत करें। और सर शासकीय भूमि को जो नुकसान पहुंचा है उसका अभी तक आपके द्वारा बताया गया कि किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि की साक्षी भूमि की जानकारी मिली है तो उसके संबंध में भी जाँच की जाएगी और जैसे उसकी जाँच रिपोर्ट आती है उसके बाद ये अनुसार उसमें एक्शन लिया। सवाल यह है कि ये कहाँ का नियम है कि बगैर जानकारी दिए किसी की जमीन खोद दी जाए और उसे इंसाफ के लिए फिर दर दर की ठोकरें खानी पड़े। किसान के लिए सिर्फ ये जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उसके जीने का सहारा है और अगर ये सहारा ही उससे छीन लिया जाएगा तो इस उम्र में वो अपने परिवार को लेकर क्या करे, कहाँ जाएगा। छतरपुर से एनडीटीवी के लिए अरविंद तिवारी की रिपोर्ट। अनूपपुर के भालूमाड़ा इलाके में 5 साल की मासूम की हत्या मामले में ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसमें 5 साल के बच्चे की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि शादी समारोह में बच्चे के परिजनों ने आरोपी को निमंत्रण नहीं दिया था। 8 मई 2025 भालूमाड़ा थाने का वार्ड नंबर 16। सोते समय घर से 5 साल का बच्चा अचानक गायब। परिजनों ने पहले बच्चे को खोजने की कोशिश की। 5 दिन तक परिजन परेशान रहे, लेकिन जब बच्चे का शव परिजनों को मिला तो उसके घर से दूरी थी सिर्फ 500 मीटर। शत विक्षत शव देखकर परिजन दंग रह गए, लेकिन परिजनों को शुरू से ही शक पारिवारिक विवाद की तरफ था। 25 दिन की तफ्तीश के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बच्चे की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि बच्चे का बड़ा पापा ही निकला। उसने बच्चे की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि शादी समारोह में परिजनों ने उसे निमंत्रण नहीं दिया। निमंत्रण नहीं मिलने से नाराज आरोपी ने पहले ही धमकी देते हुए कहा था कि आज जश्न मना लो, कल रोओगे। उसके बाद बच्चा गायब हो गया और फिर 5 दिन बाद शव मिला। घटना दिनांक 8/5/2025 को शादी में एक बच्चे की गुमने की रिपोर्ट आई थी,
जो बच्चा बाहर का था, करणपठार थाना क्षेत्र के। फरियादी की रिपोर्ट पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था। विवेचना के दौरान दिनांक 13/5/2025 को उक्त बालक की मृत हालत में सड़ी गली अवस्था में शव प्राप्त हुआ था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि उसने बच्चे को घर में सोते समय उठाया, पहले गला दबाया और फिर घुटने पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। लेकिन इस पूरी वारदात को एक महिला ने देख लिया और फिर बच्चे की दादी को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पूरी वारदात से पर्दा उठ गया। अब आप सोचिए कि आखिर समाज किस तरफ जा रहा है। निमंत्रण देना न देना परिवार पर निर्भर था, लेकिन 5 साल के मासूम की इसमें क्या गलती है जिसकी हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश में इस बार मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम ने पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। नौतपे के दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया, जो बीते साल के मुकाबले सबसे कम है। हालांकि इस बदले मौसम ने ओपीडी में भीड़ बढ़ा दी है। इंदौर, ग्वालियर के बाद अब भोपाल में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश में इस साल नौतपे का मिजाज बदला बदला रहा। 14 सालों में पहली बार इतना ठंडा नौतपा। गर्मी की लू को बारिश की बौछारों ने उतार दिया। इस बार औसत अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री दर्ज हुआ। सबसे कम, जहां आमतौर पर नौतपा में हीट वेव अलर्ट जारी होते हैं, इस बार हर दिन बारिश की चेतावनी जारी रही। 2020 में 41.4, 2023 में 39.2 और 2025 में 37.5 डिग्री रहा। मौसम ने राहत दी, लेकिन अब बीमारियों की आहट ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश की ओपीडी में मरीजों की संख्या करीब 15% बढ़ गई है। भोपाल में भी कोरोना की वापसी हुई है। एक 42 साल की महिला पॉजिटिव मिली है, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। ऐसा लग रहा है मानसून आने ही वाला है, तो इसमें सर्दी जुकाम वायरल एक्टिविटी बढ़ती है। चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। सरकार ने पूरे निर्देश दे रखे हैं, तो इस तरह से हम लोग सजग हैं, बिल्कुल तैयार हैं। पूरी दवाइयाँ सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। डॉक्टर लोगों को भी निर्देश दे दिए गए हैं, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। लगभग 15% अपन माने के लगभग % बढ़े हैं मरीज, लेकिन ये सब सीजनल वेरिएशन होता है। इस तरह के मरीज हर सीज़न में बढ़ते हैं। जब सीज़न बढ़ता है, वेरिएशन आता है वेदर में, तो उस तरह के बढ़ते हैं। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, क्योंकि मानसून थोड़ा जल्दी आ गया है। गर्मी कम पड़ी है, तो वो गर्मी भी पड़ना बहुत ज़रूरी रहता है, वो इस बार नहीं पड़ पा रही है। ज्यादातर मरीज सर्दी, खांसी और गले के दर्द से परेशान हैं। उनका कहना है कि इस बार बीमारी ठीक होने में ज्यादा समय लग रहा है। गले में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा सांस लेने में परेशानी हो रही है, चेस्ट में जकड़न है, इस टाइप की थोड़ी परेशानी है। सर्दी, खांसी, जुकाम और खांसी हो रही है, गला खराब हो रहा है और गला खराब होने में टाइम लग रहा है। एंटीबायोटिक लेने के बाद भी कुछ हफ्ता भर से ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक भोपाल समेत कई जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव, ट्रफ लाइन सक्रिय होना, हवाओं के टकराव से स्थानीय शेयर जोन बनना। इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पर्टिकुलरली जो अब जिसे हम नौतपा कहते हैं, उसके अंदर भी अभी मौसम जो है वो भी कूल रेंज के अंदर जो है वो चल रहा है। वो इसीलिए है कि अभी जो मानसून का करंट है फिलहाल अभी हल्का सा वीक है। हमारे प्रदेश में जो है इस टाइम जो है वो अरेबियन सी से जो है वो नमी वाले हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। तो इन सब के होते हुए जो टेम्परेचर जो है वो आज और कल अभी जो है वो नहीं बढ़ेगा, और जो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड जो है वो अभी 50 to 60 किलोमीटर के साथ डे 1 और डे 2 में वेस्ट एमपी के अनेक भागों में जो है वो जारी रहेंगी ऑरेंज अलर्ट के साथ, और ईस्ट एमपी के साथ अंदर कई जगहों के अंदर जो है वो 40 to 50 किलोमीटर के साथ विंड्स और रेन और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जो है वो डे 1, डे 2 में जारी रहेगी। उसके बाद डे 3 से जो है वो वर्षा और थंडरस्टॉर्म की जो गतिविधि है उसमें थोड़ी सी जो है वो कमी नज़र आएगी डे 3 से डे 5 के अंदर, और डे 5 के बाद से एक बार हल्का सा फिर से जो है वो वर्षा की गतिविधि में तेज़ी आने की संभावना अभी फिलहाल बनी हुई है। प्रदेश में इस साल अब तक कोरोना के 31 मामले सामने आ चुके हैं। एक मरीज की मौत भी हुई है। डॉक्टरों की सलाह है, सावधानी बरतें, मास्क लगाएं और हाथ धोते रहें।
पिछले 14 सालों के मुकाबले इस बार का नौतपा मध्य प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा ठंडा रहा है। एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री पर पहुंच चुका है, जिसके चलते रातें अब ठंडी है। लेकिन इन ठंडी रातों के चलते लोगों की सेहत पर इसका असर होने लगा है। अगर आपके सीने में जकड़न है, गले में दर्द या फिर सर्दी खांसी के लक्षण, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि इस बार की बीमारी को ठीक होने में समय लग रहा है। सीएमएचओ और सिविल सर्जन का कहना है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना इसके लिए जरूरी है। घबराए नहीं, ट्रीटमेंट ले। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ लेने का दिन है। लेकिन क्या यह शपथ पूरी होती है? क्या जो पिछले साल 5 जून को पौधे लगाए गए वो पेड़ में तब्दील हुए, या फिर सिर्फ पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाकर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी हो गई? देखिए रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण बचाने का दिन, पौधे लगाने का दिन और अगर कहें तो जीवन बचाने का दिन। हर साल 5 जून को पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे विश्व में काम किया जाता है। वैसे तो हर दिन पौधे लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये दिन पर्यावरण को समर्पण है, तो इस दिन कुछ ज्यादा ही पौधे लगाए जाते हैं। वन विहीन जिला बेमित्रा में भी वन विभाग की ओर से जिला मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर दूर उसलापुर बीरमपुर गांव में कैंप के तहत 2013 में 125 एकड़ में करीब 1 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर 73,000 पौधे लगाए गए। लेकिन उसमें से करीब 80% पौधे या तो सूख गए हैं या फिर पशुओं ने खा खा कर ढूंढ कर दिया है। क्योंकि लगातार क्लाइमेट चेंज और परिवर्तन के चलते बेमित्रा जिला लगातार जो है हमेशा किसी न किसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि वन विहीन जिला है, लेकिन वन विभाग की ओर से लाखों रुपए पानी की तरफ बहाया जा रहा है। अब मैं दिखाने के लिए आया हूं कि देखिए, मैं इस वक्त खड़ा हूं केम्पा मत से बने झिरिया बीरनपुर उसलापुर पुरान के बीच में एक बड़ा 100 एकड़ का जो है, लगभग 100 एकड़ से अधिक की जो है बताया जा रहा है, ये बड़ा हुआ मैदान है। इसको मैदान कहते हैं, जंगल कहते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है आपको बता दूं। अब ये देखिए, एक ये ठूठ दिखा रहा हूं मैं। ये कुछ साल पहले यहाँ पर केम्पा मत से राशि खर्च कर जो है इसको लगाया गया था, लेकिन लगाने के बाद वन विभाग के अधिकारी भूल गए। और फिर से आप बताऊंगा, ये दूसरी ठूठ देखिए, ये ठूठ फिर दिखा जा रहा है। ये ठूठ देखिए आप किस प्रकार से ये ठूठ है, यानी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। बेमित्रा में करोड़ों रुपए खर्च कर पौधे तो जरूर लगाए गए, लेकिन उसके रखरखाव को लेकर प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से कई पौधे सूख गए। अब स्थानीय लोग इस पौधारोपण को पैसे की बर्बादी करार दे रहे हैं। ये क्या है, क्या चीज है ये? कैंपा मत से यहाँ वन विभाग वृक्षारोपण हुआ था 57 हेक्टेयर जमीन में। तो क्या है, बढ़िया दिखता, बढ़िया पेड़ लगाओ, बढ़िया दिख रहा है। बढ़िया नहीं, कहाँ दिख रहा है बढ़िया। क्या बोलेंगे फिर, कैसे बोलेंगे फिर? तो पेड़ आपको मैं देख रहा हूँ बढ़िया, बहुत बड़े विकट बंदेरिन जानवर का भी यहाँ आतंक है, जो मतलब हजारों की संख्या में है, तो उसके कारण ये मतलब ये हो जाता है। बंदेरिन तो घेरा तो लगा हुआ है, तो घेरा से भी आ जाता है ना, घेरा से भी आ जाता है। चलिए, हमारे साथ प्रेम भाई साहब भी हैं। क्या आप पैसे की बर्बादी बोलेंगे इसको, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, रख रखाव में कमजोरी है, बस गैया है, उसकी भी थोड़ा प्रॉब्लम है गैया की, लेकिन घेरा वाला ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए सब पूरा पेड़ तो नष्ट है, कोई पेड़ तो ढंग से दिख नहीं रहा, सब बड़वा है पेड़, सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है। हाँ। लेकिन बढ़िया बोल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा वन लगा है बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो पूरा बबूल दिख रहा है। बबूल तो आप ही उगता है क्या? बबूल तो आप ही उगता है भैया, लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ। बबूल तो कहीं भी उग जाता है, ये जो लगा था वो पेड़ तो वो पूरा खत्म हो चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग की ओर से अब फिर से 42 लाख रुपए खर्च कर 37 हेक्टेयर में 33,000 पौधारोपण करने की तैयारी है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द